मैं डर नहीं रहा, लेकिन ये सब थोड़ा जल्दी हो रहा है। कैंसर की लास्ट स्टेज पर काका ने आखिर क्या कहा, आइए जानते हैं। हिंदी सिनेमा में वैसे तो कई स्टार एक्टर आए और गए, लेकिन चंद ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुपर स्टार के टैग को जिया है। राजेश खन्ना के प्रति दीवानगी जग जाहिर है। लगातार सुपरहिट फिल्में, लड़कियों के बीच में पॉपुलैरिटी, दौलत शोहरत से लबरेज राकेश खन्ना जब कैंसर की गिरफ्त में आए तो उनकी जिंदगी कैसी हो गई थी। काका के सबसे करीबी भूपेश से जानिए कि उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से आखिर क्या हैं। लीलावती अस्पताल के कमरे में खामोशी से लेटे हुए काका पास में लगे ऐसी वेंट को लगातार शून्य नजरों से देखे जा रहे थे। मैंने उनके चेहरे को पढ़ते हुए पूछा, साहब आपको डर लग रहा है? जवाब में काका कहते हैं, अरे नहीं यार, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। खैर मैंने ये स्वीकार कर लिया है। फिर चुप सन्नाटा। कहने को तो कमरे में 2 लोग थे, लेकिन उस वक्त खामोशी ज़्यादा शोर कर रही थी। राजेश खन्ना से हुई ये बातें उनकी ज़िंदगी के आखिरी कुछ समय की है, जिसे उनके करीबी भूपेश रसीन हमसे शेयर कर रहे हैं। भूपेश और राजेश खन्ना का साथ लगभग 22 साल का रहा था। भूपेश काका को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। भूपेश इस बात का भी दावा करते हैं कि हर कोई काका को अपने हिस्से का जानता है। मैं एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जो उनके हर किस्से से वाकिफ रहा हूँ, उनका वो हिस्सा भी जानता हूँ जो उन्होंने बाकियों से छिपाया था। आखिरी के साल आनंद के किरदार को जी रहे थे काका। बातचीत के दौरान भूपेश ने बताया कि मैं सबसे पहले उनकी ज़िंदगी के आखिरी उस साल का जिक्र करना चाहता हूँ जब उन्हें इस बात का पता चल गया था कि अब वो इस दुनिया में बस कुछ वक्त के ही मेहमान हैं। ये आखिर का साल उन्होंने बिल्कुल आनंद की तरह गुजारा। लीलावती में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर को बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहने लगे कि डॉक्टर, मेरी ज़िंदगी का वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है। उस वक्त उनका इलाज डॉक्टर जगन्नाथ की देखरेख में हो रहा था। डॉक्टर ने उनके पास 2 ऑप्शन रखे थे कि वो अपनी ज़िंदगी के ये कठिन पल डॉक्टर्स की निगरानी में गुजारे। हालांकि काका ने उनकी बात को ये कहते हुए टाल दिया कि वो अपने घर पर मरना चाहते हैं। मैं अपनी माँ के कमरे पर अपने आखिरी पल गुजारना चाहता हूँ। इतने बड़े बंगले में ग्राउंड फ्लोर पर 2 रूम थे, ऊपर 3 बेडरूम है। वो अपनी माँ के कमरे में ही रहा करते थे। वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि यहाँ मेरा क्रीमेशन कर देना, यहाँ मेरा चौथा हो जाना चाहिए। उन्होंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस बीच कभी उन्हें कमज़ोर पड़ता नहीं देखा। वो मुस्कुराते हुए ही लोगों से मिलते रहते थे। आगे बात करें तो भूपेश बताते हैं कि मुझे याद है, अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से वो आपस में अस्पताल के एडमिट कर दिए गए थे। उन्हें समझ आ गई थी कि अब ज़िंदगी के चंद ही दिन शेष बचे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यार भूपेश, मैंने सबकी कमिटमेंट पूरी कर दी है, लेकिन बस इस्माइल के गानों की कंपोजिशन मैंने नहीं सुना। चलो इस्माइल के घर चलते हैं। मैं गुस्से में बोल पड़ा, काका जी 25 इस लाइनें लगी हुई है और आपको इस्माइल के घर जाना है वो गाने सुनने के लिए। वो जिद करने लगे और मुझसे कहा कि इस्माइल को बोलो रात को 10 बजे मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पे जाऊंगा। पिछले गेट से गाड़ी खड़ी करवा देना, वहीं से जाकर वापस आ जाएंगे। तुम व्हील चेयर भी तैयार रखना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने उन्हें टालते हुए फ़ौरन इस्माइल को कॉल कर दिया। इस्माइल से कहा कि अगले सुबह अस्पताल आ जाना। मेरे फ़ोन कॉल पर काका नाराज़ भी हुए थे। अगले सुबह इस्माइल अस्पताल में हाजिर थे। उन्होंने काका से कहा कि आप इस कमिटमेंट से फारिग हो गए हैं। सर, मैं चाहता हूं कि आप ठीक होकर मेरा कंपोजिशन सुने। इस तरह के कमिटमेंट के वो पक्के थे। यार मुझे अमृतसर लेकर चलो, यहाँ कर्ज है मेरा। भूपेश कहते हैं कि उनके गुजरने के कुछ महीने पहले ही हम कांग्रेस की कैंपेनिंग करने के मकसद से अमृतसर पहुंचे थे। मैंने उन्हें मना भी किया था कि काका आपकी हालत ठीक नहीं है,
ऐसे में जाना ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस कैंपेनिंग का हिस्सा बनना है, वो मेरी जन्मभूमि है, मैं अपने जन्मभूमि के इस कर्ज को चुकाना चाहता हूँ। वो गए, वहाँ ज़मीन को हाथ लगाकर चूमा और कहा कि यहाँ मैं पैदा हुआ था। वो क्रिटिकल हालत में थे। वो आखिरी एड क्यों किया था, आइए जानते हैं। राजेश खन्ना के आखिरी प्रोजेक्ट पर भूपेश कहते हैं कि काका का आखिरी प्रोजेक्ट हेवल्स का वो एड था, जिसके करने के पीछे की बड़ी वजह बताता हूँ। काका के बेडरूम में बेड से उतरते ही एक सीढ़ी थी, जिससे होकर वो बेडरूम में जाते थे। वो रात को स्लिप हो गए थे, जिससे उन्हें हायर लाइन फ्रैक्चर हो गया था। चूँकि उन्होंने आर बाल्की को हेवल्स के लिए कमिट कर दिया था, उस दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने बाल्की से कहा कि पैसे वापस लेकर विनोद खन्ना या किसी और को कास्ट कर लें। बाल्की भी जिद पर अड़ गए थे। कहा कि मुझे तो आपके साथ ही काम करना है, आप सुपरस्टार हैं और इस एड के लिए आप परफेक्ट हैं। वो नानावती अस्पताल में एडमिट हुए थे। उनके पैर में सूजन थी। उन्होंने अपने एक पैर को ऊपर बांधा और एक रात अस्पताल में गुजारा। पैर को बांधकर रखने पर उनके सूजन कम हो जाती थी। सूजन कम होने की वजह से जूता अंदर चला जाए तो व्हील चेयर पर एयरपोर्ट गए, फिर वहाँ से बेंगलुरु, फिर वहाँ से वेन्यू पर गए। काम करने के दौरान उनकी तबीयत खराब थी, पैर टूटा हुआ था, हायर लाइन फ्रैक्चर हो गया था। सेट पर पानी और खाना तक नहीं खाया क्योंकि उन्हें वही वॉशरूम ना जाना पड़ जाए। वो वैसे ही शूट करते रहे। वो कमिटमेंट के बहुत पक्के थे। उन्होंने अपनी पुरानी मारुति कार और जिप्सी तक को नहीं बेचा। उनका तर्क यही था कि यार इन कारों ने मुझे इतना मदद किया है, मैं कैसे इन्हें बेच सकता हूँ। उनका यही फलसफा जिंदगी का था कि वो ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहते थे। उनका यही कहना था कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं दोबारा राजेश खन्ना बनना चाहूँगा और उन्हीं दोस्तों और लोगों के बीच में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहूँगा। ये राजेश खन्ना के आखिरी दिनों के कुछ बोल थे जो हमने आपको बता दिए हैं। अपने विचार आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। राजेश खन्ना आपको कैसे लगते थे? बॉलीवुड से संबंधित ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।